हर शहर की एक अपनी कहानी होती है। जयपुर में जगतपुरा की भी एक ऐसी ही कहानी है। दिन के वक्त ये जगह बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन रात होते ही वहां की हवा बदल जाती है। वहां के लोकल्स कहते हैं कि जगतपुरा की गलियों में रात को मत निकलना। ये कोई कहावत नहीं, एक वार्निंग है। कहा जाता है कि मरने से पहले विलेजर्स ने जमीन को और इसी जगतपुरा में आया था राजू, बिहार का एक 22 साल का लड़का। सोचा था कि एक ढाबे की नौकरी उसकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन उसकी पहली ही रात उसके लिए बन गई एक ऐसा इम्तिहान जिसे वो कभी भूल नहीं पाया। रात के सन्नाटे में एक आवाज आई। राजू ने पर्दा हटाया और देखा रास्ते के बीच एक सफेद साया, लंबे बाल, सफेद कपड़े और रिफ्लेक्शन जो था ही नहीं। और फिर एक आवाज उठी, बेटा पानी मिलेगा? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय कर्णिक। हमारी कहानियों को इतना प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। आज की कहानी है राजू की। बिहार का एक आम लड़का जो अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाने जयपुर आया। उसने सोचा था कि जगतपुरा के पास एक ढाबे की जॉब उसके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। लेकिन सिर्फ 1 महीने के अंदर जगतपुरा ने उसकी जिंदगी को कहानी में बदल दिया, जिसे सुन के आप सोचोगे कि क्या आप खुद कभी वहां जाना पसंद करोगे। राजू के साथ जो हुआ वो सुनने और समझने से पहले मैं आपको जगतपुरा का एक किस्सा सुनाना चाहता हूं, जो शायद सदियों पहले शुरू हुआ था। बहुत साल पहले जब जगतपुरा एक छोटा सा गांव हुआ करता था, लोग अपनी जिंदगी खेतों और जानवरों पर गुजार बसर करके चलाते थे। दिन भर मेहनत के बाद शाम को लोग आंगन में बैठकर एक दूसरे से बातें करते, बच्चे खेतों में खेलते और जिंदगी सिंपल लेकिन सुकून भरी थी। लेकिन गांव का सुकून तोड़ दिया वहां राज करने वाले एक राजा ने। वो राजा अपनी शान, दावत और शौक के लिए मशहूर था। खजाने में सोने चांदी की भरमार थी। रोज दरबार में नाच गाना होता था और बड़े बड़े मेहमान उसकी दावत में शामिल होते थे। लेकिन उसकी प्रजा, वो उसके लिए सिर्फ एक जरिया थी काम करने और खजाना भरने का। समय ऐसा आया कि गांव में खुशहाली की जगह अकाल पड़ गया। बरसात नहीं हुई, फसल खत्म हो गई और अनाज के बोरे भी खाली होने लगे। गांव के घर में चूल्हे ठंडे हो गए। माओं के पास बच्चों को खिलाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा। और फिर एक दिन कुछ औरतें अपने रोते हुए बच्चों को कंधों पर उठाकर राजा के दरबार में पहुंच गई। उन्होंने गिड़गिड़ाकर कहा कि राजा, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, आपके खजाने में सोने का ढेर है, बस थोड़ा अनाज दे दीजिए वरना हम लोग मर जाएंगे। राजा ने उनकी बात तो सुनी, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी दया नहीं थी। उसने हाथ उठाया और सिपाहियों को इशारा किया कि इन्हें दरबार से बाहर निकाल दो, ये मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। सिपाहियों ने औरतों को खींचकर दरबार से बाहर फेंक देते हैं। मां की चीखें महल की दीवारों में टकराकर गूंजती हैं। अगले कुछ ही हफ्तों में मौत गांव पर छाने लगती। रोज सुबह किसी न किसी घर से एक आखिरी चीख की आवाज उठती। बच्चे अपनी मां की गोद में बेजान पड़ जाते। बुजुर्ग रोती हुई आंखें सांस लेते और जवान भूख के बोझ के सामने टूट जाते। और दोस्तों, जब इंसान अपनी आखिरी सांस लेता है ना, तो उस वक्त उसके दिल की सबसे गहरी भावना बाहर निकलती है, कभी दुआ और कभी बद्दुआ। जगतपुरा के लोगों ने अपनी आखिरी घड़ी में इसी जमीन को श्रापित कर दिया था। उन्होंने कहा कि यह जगह कभी चैन नहीं देखेगी, हमारी आत्माएं यहां भटकती रहेंगी और जो भी यहां जिंदा रहने की कोशिश करेगा उसे हमारी भूख का हिसाब देना पड़ेगा। वो श्रापित आवाज, वो डाइंग क्राइज जगतपुरा की मिट्टी में घुल गए। तभी से यह जगह एक अजीब खौफ का घर बन गई। कहते हैं कि उन मरने वाली औरतों की रूह सबसे ज्यादा रेस्टलेस बन गई। मां अपने बच्चों की भूख को लेकर मरी थी, इसीलिए उनकी रूहें शांति नहीं पाई। धीरे धीरे उन्होंने एक अलग ही रूप ले लिया और लोग कहते हैं उन्हें चुड़ैल का रूप धारण किया। सफेद कपड़ों में लंबे खुले हुए बाल,
और चेहरा जो हमेशा बालों के पीछे छुपा रहा था, रात के समय जगतपुरा की गलियों में चलती हैं, धीरे धीरे जैसे किसी से मदद मांग रही हो। उनकी आवाज एकदम कमजोर होती है, जैसे दूर से आती हो। पानी दे दो, खाना दे दो। लेकिन लोकल्स कहते हैं कि उन्हें कुछ भी देना अपनी जिंदगी खतरे में डालना है, क्योंकि उनकी भूख रोटी या पानी की नहीं, वो भूख इंसान की रूह की है। आज भी दिन के वक्त जगतपुरा एकदम नॉर्मल लगता है। बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, चाय के ठेले पर स्टूडेंट्स बैठकर हंसी मजाक करते हैं, रेस्टोरेंट्स और हॉस्टल में रोशनी रहती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, जगतपुरा की हवा बदल जाती है। गलियां एकदम खामोश हो जाती हैं, जैसे किसी ने उनके ऊपर एक काली चादर बिछा दी हो। रेजिडेंट्स अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं और एक ही बात कहते हैं कि रात को जगतपुरा की गलियों में मत निकलना। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, एक वार्निंग है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हां, अपनी कहानियां मुझे जरूर भेजें। ईमेल आपकी स्क्रीन पर है। हमारे चैनल पर ऐसी कई सारी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं, तो आज ही विजिट करें और बाकी कहानियां जरूर सुनें। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और कमेंट्स में बताएं कि कौन सी कहानी आपकी फेवरेट है। 2013 मार्च का महीना था। सुबह 5 बजे जयपुर जंक्शन पर एक ट्रेन रुकती है। लोकल पैसेंजर्स जल्दी जल्दी उतर रहे हैं। कुछ लोग अपनी फैमिली को रिसीव करने आए और लाउड स्पीकर्स पर अनाउंसमेंट गूंज रही है। इस भीड़ के बीच से एक पतला दुबला सा 22 साल का लड़का निकलता है। हाथ में एक छोटा झोला, आंखों में थोड़ी थकान और दिल में एक उम्मीद। राजू बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक आम मामूली लड़का। राजू अपने गांव से पहली बार इतना दूर आया था। उसका छोटा सा झोला ही उसकी पूरी दुनिया थी। एक पेयर जीन्स, 2 शर्ट्स, एक पुराना स्वेटर और मां ने अपने हाथ से बांधी हुई कपड़े की पोटली जिसमें थोड़ा सत्तू और गुड़ रखा था। ट्रेन से उतरते वक्त उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि मुझे पैसा कमाना है, पिताजी बीमार हैं, बहन स्कूल जाती है और मां घर चलाती है। अब जिम्मेदारी मेरी है। प्लेटफॉर्म के कोने में खड़ा होकर उसने पहले एक गहरी सांस ली। जयपुर की हवा में एक अलग ही फील थी। उसके लिए यह सब बिल्कुल नया था। एक ऑटो ड्राइवर उसके पास आया। कहां चलना है भैया? राजू ने अपना कागज निकाला जिसमें एक एड्रेस लिखा था, जगतपुरा का एक ढाबा, और उसका नाम था तड़का। ड्राइवर ने एक पल के लिए राजू को देखा और फिर बोला कि बैठ जाओ। ऑटो चल पड़ा। जयपुर की सड़कें उसके सामने खुल रही थी। बड़े बड़े शोरूम्स, फ्लाईओवर्स, होटल्स और रंग बिरंगे बिलबोर्ड्स। राजू ऑटो की छोटी सी खिड़की से लगातार देख रहा था। उसके दिल में एक छोटी सी एक्साइटमेंट थी। लेकिन जैसे जैसे ऑटो जगतपुरा की तरफ घुसने लगता है, शहर का रंग बदलने लगता है। शुरुआत में दोनों तरफ बड़ी बड़ी सोसाइटीज थी। उनके सामने गार्ड खड़े, बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में जा रहे थे। छोटी छोटी कैफेज, हॉस्टल भी थे। सुबह का वक्त था तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे शोर के बीच भी एक खामोशी छुपी हो। राजू ने शायद उस मोमेंट में ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन ऑटो ड्राइवर बार बार साइड मिरर से उसकी तरफ देख रहा था। एक मोड़ पर जाते ही ड्राइवर ने धीरे से कहा, यह एरिया रात में खामोश हो जाता है, जल्दी काम निपटा के घर लौट जाना। राजू ने उस बात को कैजुअली लिया और सोचा कि शायद ड्राइवर सिर्फ नॉर्मल वार्निंग दे रहा है, लेकिन उसके दिल में हल्का सा डाउट बैठ गया। ऑटो रुकता है एक छोटी सी जगह पर। एक तरफ रोड पर ट्रैफिक गुजर रहा था, लेकिन कॉर्नर में एक पुराना सा ढाबा था, तड़का। ढाबे के बोर्ड पर पेंट उतरा हुआ था, लेकिन चूल्हे से उठती हुई खुशबू हवा में फैली हुई थी। 2-3 टेबल पे कस्टमर्स बैठे थे, चाय और पराठा खा रहे थे, और यही था राजू का नया काम। ऑटो से उतरते ही उसने पैसे दिए और एक बार फिर झोला कस के पकड़ा। उसने ढाबे के बोर्ड की तरफ देखा और मन में बोला, बस यहीं से मेरी जिंदगी शुरू होगी। ढाबे के अंदर खड़े थे मिश्रा जी।
लगभग 50 साल के, मोटी सी बॉडी, बड़ी बड़ी मूछें और आंखों में हमेशा एक अजीब सी चिंता। उनका चेहरा देखकर लगता कि उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन उनकी बातों में एक अपनापन भी था। राजू ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते मिश्रा जी, मैं राजू। आपको नौकर की जरूरत थी ना, मैं आ गया। मिश्रा जी ने उसे एक नजर देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराए। अरे हाँ बेटा, आ जाओ आ जाओ, शर्मा जी ने बताया था मुझे तुम्हारे बारे में। चलो काम शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है, कस्टमर्स को सर्व करना, टेबल साफ करना और रात तक ढाबा बंद करना है। सैलरी ठीक ठाक मिलेगी, पर एक बात याद रखना बेटा, रात को 9 बजे के बाद इधर उधर मत घूमना, सीधा अपने कमरे में चले जाना। राजू को लगा ये सिर्फ एक नॉर्मल सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं। उसने बस हाँ में सर हिला दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये एक वार्निंग थी। उसके लिए एक छोटा सा कमरे का इंतजाम मिश्रा जी ने पहले ही करके रखा हुआ था, ढाबे के पीछे एक पुराने घर के अंदर। दरवाजा पुराना था, दीवार पे पेंट उतरा हुआ। अंदर एक बिस्तर, एक लकड़ी की अलमारी और एक छोटी सी खिड़की थी जिसमें लोहे की ग्रिल लगी हुई थी। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बाहर एक पतली गली थी, दोनों तरफ पुराने घर और पेड़। दिन के वक्त सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन राजू को महसूस हुआ कि सूरज ढलने के बाद यह गली एकदम अलग दिखने लगी और उसे अंदाजा भी नहीं था कि जगतपुरा की ये गलियां उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। दिन के वक्त सब कुछ नॉर्मल था। राजू ने सोचा कि शायद ये नौकरी उसके लिए एक नई शुरुआत है, लेकिन रात होते ही उस जगह ने अपना पहला रंग दिखाया। राजू ने पहले दिन पूरा दिल लगा के काम किया। ढाबा छोटा था, लेकिन कस्टमर्स अच्छे आते थे। ऑफिस से आने वाले लोग, स्टूडेंट्स और कभी कभी छोटी फैमिलीज भी डिनर के लिए रुक जाती थी। चूल्हे से उठती हुई तड़के वाली दाल की खुशबू, तंदूर में लगती रोटी की सिजलिंग आवाज और कस्टमर की हंसी, थोड़ी सी हसल उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस थी। मिश्रा जी हर ऑर्डर पर नजर रखते, कभी गुस्सा करते तो कभी कभी टिप भी देते। राजू को लगा कि वो यहां सेटल हो जाएगा। दिन भर की मेहनत के बाद उसके चेहरे पे थकान जरूर थी, लेकिन दिल में एक सुकून भी था, क्योंकि मिश्रा जी ने उसे कहा था कि बेटा तू दिल लगा के काम कर, मैं तुझे खाना पकाना भी सिखा दूंगा। शाम तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही रात के 9 बजे ढाबा बंद होने लगा, हवा का रंग बदलने लगा। रोड जो शाम तक बिजी थी, धीरे धीरे खाली होने लगी। गाड़ियों की आवाज कम हो गई, शॉप्स के शटर एक एक करके गिर गए और आसपास एक अजीब सा सन्नाटा छाने लगा। राजू पहले सोच रहा था कि यह शहर का नॉर्मल रूटीन होगा, लेकिन फिर उसने महसूस किया खामोशी सिर्फ रोड पर नहीं थी, बल्कि हवा में भी थी। मिश्रा जी ने लाइट्स ऑफ की और राजू की तरफ मुड़कर बोले, बेटा याद रखना, रात को ज्यादा इधर उधर मत घूमना, सीधा अपने कमरे में जाना और दरवाजा बंद कर लेना, और हाँ, खिड़की से बाहर मत देखना। उनके कहने का अंदाज एकदम सीरियस था। राजू के दिल में हल्की सी घबराहट हुई, लेकिन उसने बस हाँ में सर हिला दिया। उसने सोचा कि शायद ये एरिया सेफ नहीं होगा रात के वक्त, इसलिए मिश्रा जी ऐसा बोल रहे हैं। रात को जब राजू अपने कमरे में आया तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि ये जगह उसके लिए कितनी नई है। राजू ने कपड़े बदले, पानी पिया, अपना फोन चार्ज पर लगाया और उसने खिड़की की तरफ देखा। बाहर वही पतली गली थी, दोनों तरफ पुराने घर और पेड़। दिन के वक्त तो नॉर्मल लगती थी, लेकिन अब रात के सन्नाटे में वो गली अजीब सी लग रही थी, जैसे हर कोना उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने एक आवाज सुनी, जैसे कोई पैर घिसकर चल रहा हो। धीरे धीरे एक कदम, फिर एक रुकावट, फिर एक कदम और फिर एक रुकावट। राजू ने पहले सोचा कि शायद कोई आदमी नशे में होगा जो गली में से जा रहा है, लेकिन आवाज बार बार उस जगह आके रुक जाती, उस खिड़की के बिल्कुल नीचे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और पर्दा हल्का सा हटा कर देखा। जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। रास्ते के बीच एक सफेद साया खड़ा,
लंबे बाल उसके चेहरे को पूरी तरह कवर किए हुए थे। बॉडी एकदम स्टिल, जैसे कोई मूर्ति हो। और सबसे अजीब, उसकी परछाई जमीन पे ही रुकी हुई थी, जैसे वो इंसान नहीं कुछ और ही था। राजू की सांसें तेज हो गई। उसने जोर से पर्दा बंद किया और बिस्तर में दुबक गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था जैसे पूरी गली सुन रही हो। उस रात उसकी नींद उससे बहुत दूर भाग गई। सुबह होते ही आंखों में थकान और डर के साथ उसने मिश्रा जी को सब कुछ बताया। मिश्रा जी कुछ पल तो चुप रहे, फिर धीरे से बोले, मैंने तुझे कहा था ना बेटा, रात को खिड़की से बाहर मत देखना। अब दोबारा मत देखना और तू मेरी बात को हल्के में मत लेना। मैं तुझे कह रहा हूं ना, तो मतलब नहीं देखना। राजू समझ नहीं पाया कि मिश्रा जी इतना काम क्यों थे, जैसे उन्होंने ये सब पहले भी देखा हो। उसके दिल में अब एक ही सवाल था कि ये जगतपुरा में आखिर क्या हो रहा है। पहली रात तो राजू समझ ही नहीं पाया कि उसने ये सब क्या देखा। उसने खुद को समझाया और बोला कि शायद मुझे गलत फहमी हुई होगी। लेकिन दोस्तों, दूसरी रात तो जगतपुरा ने उसे ये सब समझने का मौका ही नहीं दिया। शाम को ढाबा वैसे ही चालू था। कस्टमर्स आते, खाना खाते और चले जाते। राजू अपना काम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार रात की तरफ जाता। उसके दिमाग में वो साया बार बार घूम रहा था। उसने सोचा कि अगर आज भी कुछ हुआ तो वो मिश्रा जी को डायरेक्टली सब बता देगा। रात के 9 बजते ही कस्टमर्स कम हो गए, टेबल्स खाली होने लगी। मिश्रा जी कैश का हिसाब कर रहे थे और राजू बर्तन साफ कर रहा था। बाहर रोड पे ट्रैफिक धीरे धीरे खत्म हो गया। वही हवा, वही खामोशी जो उसने पहली रात महसूस की थी, दोबारा वापस आने लगी। जब राजू शटर गिराने लगा तो उसने देखा कि ढाबे के सामने एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल, चेहरा जो पूरा बालों के पीछे छुपा हुआ था। उसके पैर ऐसे लग रहे थे जैसे वो चलकर नहीं, घिसक कर आ रही हो। राजू का हाथ एकदम फ्रीज हो गया। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी और तब उस औरत के होंठ हिले। बेटा, पानी मिलेगा? आवाज इतनी कमजोर थी कि जैसे कोई दूर से कुछ बोल रहा हो, लेकिन उसमें एक अजीब सी कड़वाहट भी थी। राजू के हाथ कांप गए। उसने तुरंत एक ग्लास उठाया। उसने सोचा कोई प्यासा हो तो उसे पानी तो देना ही चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने ग्लास उठाया, पीछे से मिश्रा जी की चीख सुनाई दी, राजू मत दे उसे, अंदर आ जा। उनकी आवाज में ऐसा डर था जो राजू ने पहले कभी देखा नहीं था। राजू रुक गया और उसने धीरे से उस औरत की तरफ देखा। वो उसे सीधा घूर रही थी और फिर एकदम से वो हवा में गायब हो गई, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। राजू का गला सूख गया। उसने डर के मारे ग्लास नीचे रख दिया और तुरंत मिश्रा जी के पास भाग कर आया और बोला, वो पानी मांग रही थी और आपने मना क्यों किया? मिश्रा जी कुछ पल तो चुप रहे। उनके चेहरे पे घबराहट और गुस्सा दोनों नजर आ रहा था। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, ये इलाका ऐसा ही है। यहाँ कौन पानी मांगने के बहाने किसी का क्या कर जाए, कुछ नहीं पता। मैं एक आदमी को जानता हूं, उसने ऐसे ही किसी को पानी दिया था। 2 दिन बाद उसका दिमाग खराब हो गया और वो पागल जैसे गलियों में दौड़ता था और फिर एक दिन वो गायब हो गया। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पहली बार महसूस किया कि ये शहर नॉर्मल नहीं है। जो आवाज उसने सुनी थी, वो पैर घिसने की आवाज और जो आंखें उसे घूर रही थी, ये सब उसकी गलतफहमी का हिस्सा नहीं था, ये सच था। उस रात जब राजू अपने कमरे में गया तो उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने दरवाजा बंद किया, ग्रिल के पर्दे जोर से खींच दिए और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, बेटा, पानी मिलेगा? उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा गिल्ट भी था, जैसे उसने किसी जरूरतमंद की हेल्प करने से मना कर दिया हो। लेकिन दिल के कोने में एक और बात उसे परेशान कर रही थी कि अगर मैं ग्लास दे देता तो क्या हो जाता। राजू की जिंदगी की यह दूसरी रात थी जयपुर के जगतपुरा में, और उस रात उसने समझ लिया कि जगतपुरा में जो रूप रात को दिखता है, उनका असल मकसद पानी या खाना नहीं है। उनकी भूख
कुछ और ही है। 2 रात के बाद राजू को लगने लगा था कि शायद वो यहां टिक नहीं पाएगा, लेकिन उसके अंदर एक जिद भी थी। उसने खुद को समझाया कि अगर बस दिन का काम ढंग से करे और रात को खिड़की और दरवाजे बंद करके सो जाए तो सब कुछ मैनेजेबल होगा। लेकिन तीसरी रात जो जगतपुरा ने उसे महसूस कराया वो उसके लिए नाइटमेयर से कम नहीं था। राजू रात के 11 बजे तक बिस्तर पे लेटा हुआ था। दिन भर ढाबा चलाना, सर्व करना और कस्टमर्स के बीच उठना बैठना उसे थका देता था, लेकिन अब उसके लिए नींद आना मुश्किल हो गई थी। 2 दिन से जो उसने देखा था उसकी वजह से उसका दिमाग उसे सोने नहीं दे रहा था। बल्ब कमरे में हल्की सी रोशनी दे रहा था, खिड़की के पर्दे बाहर की हवा से धीमे धीमे हिल रहे थे, सब कुछ बहुत शांत था। लेकिन रात के 12 बजे एक आवाज ने उसका खून जमा दिया। दरवाजे पर एक नॉकिंग शुरू हुई, धीरे धीरे, बार बार गैप के साथ। पहले उसने सोचा कि शायद मिश्रा जी होंगे, शायद कुछ काम होगा, लेकिन इतनी रात को? उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ नॉकिंग जारी थी। उसने अपना गला सूखता हुआ महसूस किया, धीरे से दरवाजा खोलने की हिम्मत जुटाई, दरवाजा खोला और सामने कोई नहीं था। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद मजाक करने वाला कोई लड़का होगा, लेकिन फिर उसने देखा कि रास्ते के बीच वही सफेद साया खड़ा हुआ, वही लंबे बाल, वही सफेद कपड़े, लेकिन इस बार उसके होंठ हिले और आवाज आई कि बेटा पानी पिला। राजू की रूह कांप गई, उसके पैर एकदम ठंडे पड़ गए। वो आवाज ऐसी थी जैसे एक साथ 10 लोग उसके अंदर घुस गए हों। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और बिस्तर पर दुबक गया। आंखों में आंसू आ गए, उसका गला बंद हो गया था। उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया और बस प्रार्थना करने लगा कि भगवान बस सुबह कर दो, बस सुबह कर दो। और तभी वो आवाज जो उसके दरवाजे पर आ रही थी अब वो उसके खिड़की पे होने लगी, जैसे कोई उसकी उंगलियों से ग्रिल को जोर से ठोक रहा हो। हर आवाज से उसके अंदर का डर दुगना हो रहा था। उसने जोर से ब्लैंकेट सर तक खींच लिया और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। नींद तो दूर, उसे लग रहा था कि उसका दिमाग फट जाएगा। रात लंबी थी, हर एक सेकंड 1 घंटे के बराबर लग रहा था, लेकिन किसी तरह सुबह हो गई। सुबह राजू का चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें सूजी हुई थी जैसे पूरी रात रोकर निकाली हो। ढाबा खोलते वक्त मिश्रा जी ने उसकी हालत देखी। बेटा तू सही नहीं लग रहा, क्या हुआ तुझे? राजू चुप रहा, उसने कुछ नहीं बताया। उसे लग रहा था कि अगर वो फिर से बोलेगा तो मिश्रा जी बस वही कहेंगे, लेकिन उसे यह एहसास हो गया था कि यह शहर उसके लिए नहीं है। अगर आज एक और रात ऐसी गुजर गई तो शायद वो जिंदा नहीं बचेगा। उस दिन राजू ढाबे से जल्दी घर चला गया। उसे डर था कि कहीं वो सब आज भी वापस रिपीट ना हो, लेकिन उस रात कुछ भी नहीं हुआ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और ऐसे ही 2 हफ्ते निकल गए। राजू ने वैसा कुछ दोबारा महसूस ही नहीं किया और अब वो बड़े आराम से वहां सेटल हो गया था। और तभी एक रात वो सब वापस शुरू हुआ। उस दिन राजू पूरे दिन कस्टमर्स के बीच मेहनत करता रहा, लेकिन अंदर से उसका मन ठीक नहीं था। उस दिन उसकी तबीयत भी थोड़ी खराब थी। हर बार जब कोई पानी मांगता या आवाज लगाता तो उसके दिल में वो आवाज वापस घूम रही थी, वही आवाज जो उसे बार बार सुनाई देती थी। शाम को मिश्रा जी ने उसे देखा। उन्होंने कहा कि बेटा तू बहुत कमजोर लग रहा है, चल थोड़ा आराम कर ले। राजू ने सिर हिला दिया और काम खत्म करके घर के लिए निकल गया। वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ जा रहा था। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया, खिड़की के पर्दे जोर से खींच दिए और बिस्तर पर लेट गया। रात के करीब 1 बजे उसने फिर से उस रात वही पुरानी आवाज सुनी, पैर खिसकने की आवाज, जैसे कोई उसके कमरे के आसपास घूम रहा, जैसे कोई उसका घर नाप रहा। राजू डर के मारे आंख भी नहीं खोल पा रहा था। उसके दिल की धड़कन जोर से चलने लगी। फिर खिड़की से आवाज आई। पहले सिर्फ हल्की टैपिंग की आवाज थी, फिर जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से ग्रिल को स्क्रैच करना शुरू किया। राजू की हिम्मत टूटने लगी।
उसने जोर से पर्दे को कस के पकड़ा, लेकिन फिर क्यूरोसिटी उस पर भारी पड़ गई। उसने धीरे से कर्टन हल्का सा खींच कर देखा, और जो उसने देखा आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वही सफेद कपड़ों वाली औरत खिड़की के उस पार खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें जैसे काले गड्ढों में घुस गई हों। चेहरा एक अजीब अननेचुरल मुस्कान में टेढ़ा हो चुका था और होंठ फटे हुए, आंखें सीधा राजू के अंदर देख रही थी। और सबसे ज्यादा डरावना, उसने अपनी उंगलियां उठाई और खिड़की की ग्रिल को पकड़ लिया। राजू की सांसें रुक गई। उसने जोर से कर्टन बंद किया, पीछे हट गया और बिस्तर में लेट गया। उसके पैर कांप रहे थे, आंसू निकल आए थे। उसे लगा कि अगर वो एक सेकंड और उस औरत को देखता तो ना जाने क्या हो जाता। बाहर आवाज अब भी आ रही थी, उंगलियों से ग्रिल स्क्रैच करने की आवाज। उसके बाद एक अजीब सी हंसी गूंज उठी। सुबह होने तक राजू एकदम बेजान लग रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें सूज गई थी और बॉडी एकदम कमजोर हो गई थी। मिश्रा जी ने देखा और सिर्फ इतना कहा कि मैं समझता हूं बेटा, मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगा। अगर तू चाहे तो कल ही वापस गांव लौट जा। राजू ने बस चुपचाप सिर हिला दिया। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब एक और रात वो यहां नहीं रुकेगा। इतनी रातों के बाद राजू के अंदर बस एक ही चीज बची थी, डर। उसके चेहरे की चमक खत्म हो गई थी, आंखें नीचे धंस गई थी और दिन के वक्त भी उसके चेहरे पर वही डर नजर आता। उसने डिसाइड कर लिया था कि कल सुबह वो जगतपुरा छोड़ देगा, लेकिन दोस्तों उसे यह अंदाजा नहीं था कि जगतपुरा की वो चुड़ैल उसे बिना अपना असली रूप दिखाए जाने नहीं देगी। उस रात हवा एकदम अलग थी। राजू अपने कमरे में था, दरवाजा बंद, पर्दे घिरे हुए और बाहर से किसी के रोने की आवाज शुरू हो गई, बिल्कुल धीमे धीमे। उसने बाहर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा था। सिर्फ सुनाई दे रहा था जैसे पूरी गली में कोई अपने आप से बातें करके रो रहा हो। राजू का दिल पहले ही तेज धड़क रहा था। उसने अपने झोले में कपड़े डाले, पैसे रखे और डिसाइड कर लिया था कि सुबह होते ही वो सीधा स्टेशन की ओर भागेगा। लेकिन अभी भी कुछ घंटे बाकी थे और तभी एक और आवाज आई। दरवाजे पर स्क्रैच होने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई अपनी उंगलियों से लकड़ी चीर रहा हो। हर एक स्क्रैच के साथ राजू के शरीर में ठंड दौड़ जाती। वो अपने बिस्तर के कोने में चिपक गया, उसका गला सूख गया, सांसें तेज हो गई और फिर आवाज के साथ एक चीज और हुई। बल्ब फ्लिकर होने लगा, ऑन ऑफ। हर बार बल्ब ब्लिंक करता, कमरा एक सेकंड के लिए अंधेरे में चला जाता और हर ब्लिंक के बाद राजू को लगता कि कोई उसके पास आ रहा है। एक ब्लिंक हुआ और बल्ब जला, सब कुछ नॉर्मल था। दूसरा ब्लिंक हुआ और बल्ब जला तो खिड़की के पर्दे के पीछे एक सफेद परछाई नजर आती है। राजू की आंखें फट गई और तीसरा ब्लिंक और परछाई और उसके करीब थी। बल्ब ऑन होते ही राजू ने देखा कि वो सफेद औरत ग्रिल को पकड़कर सीधा उसे देख रही है। उसका चेहरा पूरी तरह ग्रिल के अगेंस्ट चिपका हुआ, आंखें काली गड्ढों जैसी, होंठ टेढ़े और एक अननेचुरल मुस्कान बन रही थी और उसने अपनी उंगलियों से ग्रिल को जोर से पकड़ लिया। उसे लगा कि अगर वो एक और सेकंड उस चेहरे को देखेगा तो वो वहीं खत्म हो जाएगा। उसने जोर से अपना झोला उठाया, दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे दौड़ने लगा। लेकिन दोस्तों, दरवाजा खोलते ही सबसे बड़ी गलती उसे महसूस हुई, क्योंकि वो वहां उसका इंतजार कर रही थी। रात के 1 बजे जगतपुरा का इलाका एकदम सुनसान था। ना कोई गाड़ी, ना कोई आदमी, सिर्फ हवा थी, हल्की चीख और राजू की तेज सांसें। उसने गली में दौड़ना शुरू किया, लेकिन हर मोड़ पर उसे लगता कि कोई उसके साथ चल रहा है। कभी फुटस्टेप पीछे सुनाई देते तो कभी सामने कोई साया उसे क्रॉस कर जाता। उसके पैर छिल गए, कपड़े पसीने में भीग गए, लेकिन डर इतना गहरा था कि उसके शरीर का दर्द भी उसे महसूस नहीं हो रहा था। फिर एक मोड़ पर उसने देखा कि 3 सफेद साए रास्ते के बीच खड़े थे।
सब एक जैसे, लंबे बाल, सफेद कपड़े और वही अननेचुरल मुस्कान। सब एक साथ हाथ उठाकर कह रहे थे, पानी दो, खाना दो। आवाज एक साथ 10 लोगों की थी और वो आवाज राजू के अंदर घुस गई। राजू चीखकर दूसरे मोड़ पे भागा। उसने देखा कि एक जगह लाइट जल रही थी, एक छोटी सी चाय की थड़ी जो बंद हो चुकी थी, लेकिन उसके सामने एक ऑटो खड़ा था। ड्राइवर अंदर सो रहा था। राजू उसके पास दौड़ा और जोर से चिल्लाया, भैया भैया स्टेशन चलना है अभी के अभी, भैया उठो। ड्राइवर ने कुछ नहीं पूछा, जैसे उसे भी पता था कि जगतपुरा में रात को सवाल नहीं किए जाते। ऑटो स्टार्ट हुआ, राजू अंदर बैठ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, 3 सफेद साए रास्ते के कोने पर खड़े थे। धीरे धीरे हाथ हिला रहे थे, जैसे कह रहे हो कि तू बच नहीं पाएगा। ऑटो चल रहा था, राजू उसमें बैठा, सांस फूली हुई, आंखों में आंसू। उसने सोचा कि शायद वो अब बच जाएगा, लेकिन ड्राइवर के चेहरे पे उसने कुछ अजीब देखा। ड्राइवर एकदम चुप था, आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं, जैसे वो बिना जान का आदमी हो। ऑटो चलकर एक मोड़ पर रुक गया। ड्राइवर धीरे से बोला, आगे मत जाओ। राजू घबरा गया, क्या मतलब भैया, स्टेशन जाना है ना? ड्राइवर ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसकी तरफ मुड़कर देखा और आंखों में एक अजीब सा खोखला सा अंधेरा था। राजू तुरंत ऑटो से उतर गया और फिर दौड़ने लगा। वहां की गलियां एकदम खाली थी, लेकिन हर जगह उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कहीं से पैरों के घिसकने की आवाज, कहीं से चूड़ियां बजने की हल्की खनक। हर बिल्डिंग के पीछे की परछाई उसे लगता कि कोई सफेद साया उसे घूर रहा है। राजू दौड़ता गया, उसके पैर पत्थर और कंकड़ से छिल चुके थे, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि उसे दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। उसने एक मोड़ लिया और वहां खड़ा था एक सफेद साया। राजू चीखकर पीछे मुड़ गया और उल्टे रास्ते पर भागा। अब उसके सामने एक पुराना पेड़ था और पेड़ के नीचे 4 औरतें सफेद कपड़े में खड़ी हुई थी। सबके लंबे बाल और सब एक साथ उसे देख रही थी और उनके होंठ हिले और वही आवाज एक कोरस में निकली, पानी दो, खाना दो। राजू की रूह कांप चुकी थी। उसने अपना झोला छोड़ा और बिना पीछे देखे सीधा और तेजी से भागने लगा। पूरी गली एक भूल भुलैया बन गई थी, जैसे हर मोड़ पे कोई सफेद साया उसका इंतजार कर रहा था। हर मोड़ पर आवाज, वही घिसकने की आहट और अजीब सी मुस्कान। उसके पैर अब टूटने लगे थे, सांस फूल चुकी थी और आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने अपनी माँ का चेहरा याद किया और अपने गांव का घर याद किया और फिर दूर उसने एक रोशनी देखी, एक स्टेशन का बोर्ड, जगतपुरा स्टेशन का बोर्ड। राजू पूरी ताकत से दौड़ पड़ा और रोशनी उसके लिए एक उम्मीद थी, एक नई सुबह थी। लेकिन जैसे ही वो स्टेशन के गेट के पास पहुंचा, उसने पीछे देखा 12 सफेद साए रास्ते के बीच खड़े थे। सब एक साथ हाथ हिला रहे थे, उनके होंठ हिल रहे थे और आवाज एक साथ गूंज रही थी, पानी दो, खाना दो। उनके हाथ आगे बढ़ रहे थे, जैसे उसे खींचना चाहते हो। राजू ने जोर से आंखें बंद की और स्टेशन के अंदर दौड़ गया। जैसे ही उसने गेट पार किया, सब आवाज बंद हो गई। एक पल के लिए शांति छा गई। राजू स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे गिर गया। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस फूली हुई थी, आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने मन में एक ही बात कही कि बस मैं वापस नहीं आऊंगा, ये शहर मेरे लिए नहीं है। सुबह होते ही राजू स्टेशन से निकलकर बस पकड़ता है और जयपुर जंक्शन से वापस गांव के लिए निकल जाता है। लेकिन उस रात जो उसने देखा, सुना और महसूस किया, उसने कभी किसी को नहीं बताया। सिर्फ उसके चेहरे की एक हल्की सी कपकपाहट उसकी आंखों में दिख जाती थी जब भी जगतपुरा का नाम उसे याद आता था। राजू वापस अपने गांव चला गया। उसने अपनी मां को बस इतना कहा कि यह शहर मेरे लिए नहीं था मां, लेकिन असली कहानी, असली डर उसने कभी किसी को सुनाया ही नहीं। उसकी आंखों में आज भी वो खौफ दिख जाता है जब कोई जगतपुरा का नाम लेता है, जैसे उसकी रूह अब भी उस गलियों की ठंड महसूस करती हो।
जैसे उसके कान में अब भी वो आवाज गूंजती हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, खासकर उनके साथ जो जयपुर या जगतपुरा में रहते हैं। शायद उन्होंने भी कुछ महसूस किया हो। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है या आपके पास कोई कहानी है जो आप चाहते हैं कि दुनिया तक पहुंचे, तो हमें जरूर भेजें। ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर है। और हां, पुरानी और भी कहानियां हमारे चैनल पर आप सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको जगतपुरा की ये कहानी कैसी लगी। और दोस्तों, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, वहां आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और आने वाली कहानियों की झलक। तो अगली बार अगर तुम जयपुर आओ और जगतपुरा का नाम सुनो या उस गलियों के पास से गुजरो, तो एक बात जरूर याद रखना कि अपनी खिड़की के पर्दे बंद रखना, अपना दरवाजा बंद रखना। और अगर रात के सन्नाटे में तुम्हें आवाज आए, बेटा पानी दो, तो समझ लेना कि वो चुड़ैल तुम्हें बुला रही है। मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में एक और स्पाइन चिलिंग कहानी के साथ। तब तक अपनी खिड़की के पर्दे बंद रखना और हमेशा याद रखना, कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, कभी कभी सच भी होती हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय करने।